नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश में अगर कोई बीजेपी से सीधा मुकाबला कर रहा है तो वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए इसी तरह की मजबूती और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि इसे पश्चिम बंगाल के लिए लाया गया है, जबकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। उन्होंने आरोप लगाया कि पहली बार देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग एसआईआर के बहाने एनआरसी जैसा काम कर आम जनता को परेशान कर रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों के वोट काटना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी प्रक्रियाएं जनता के विश्वास को कमजोर करती हैं। और मैं एक चीज जो देख सकता हूं, पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहां की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं। और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। जितना तकलीफ परेशानी ये चुनाव को लेकर के दे सकते थे, और एसआईआर सच्चाई जो एसआईआर की ये है, बिहार के लिए एसआईआर आया कि नहीं आया वो अलग बात थी, लेकिन एसआईआर जो लेकर के आए हैं ये लोग, ये लाए हैं आपके स्टेट वेस्ट बंगाल के लिए। और जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है वोट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बना करके वोट डालने आए। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के बहाने एनआरसी कर करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहां पर काट दें, जबकि उनकी जिम्मेदारी है वोट बढ़ाना, उनकी मदद करना, वोटर्स की मदद करना। आपने देखा होगा जब कभी चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन कैंपेन रन करता है इस बात के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, लोग ज्यादा से ज्यादा निकलें, नई उम्र के लोग वोट बनवाएं। लेकिन ये एसआईआर के बहाने हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री दीदी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। शायद देश में एसआईआर के बहाने किसी को नहीं परेशान किया हुआ, लेकिन हमें भरोसा है बंगाल की जनता पर। यहाँ की जनता अपनी दीदी के प्रति जो प्यार लगाव है वो पुनः यहां से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की लड़ाई जो वो है वो हारने की लड़ाई है उनकी। वो सोचते हैं कि इज्जत से हार जाएं, इज्जत से हारना चाहते हैं, लेकिन यहां की जनता हराएगी। और हमें उम्मीद है कि सेकुलर फोर्सेस और जो हम भाईचारा एक दूसरे से मिलकर के चलते हैं, जो हमारे देश की पहचान है, ये हमारे देश के सेकुलरिज्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। और वो भी इलेक्शन कमीशन से मिलकर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहां तो हो ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा वोट काटने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि दीदी ने ईडी को हरा दिया। तो बजट सत्र 2026 से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सत्र की रूपरेखा को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह साल का पहला संसद सत्र है, जिसकी शुरुआत कल राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। सुबह 11 बजे संसद का संयुक्त सत्र आयोजित किया जाएगा। किरण रिजिजू ने कहा कि 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जबकि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट संसद में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा, जिस पर चर्चा होगी। इसके बाद बजट पर सदन में विस्तार से चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में नेताओं ने कई बड़े सुझाव दिए हैं, जिन्हें सरकार ने नोट किया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो सहयोग करें और संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में योगदान दें। अधिकारी थे, फ्लोर लीडर्स ने कई सजेशंस दिए हैं, हमने सब नोट किया है। हमारा तरफ से एक अपील किया गया है कि ये बजट सेशन है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो शुरुआत 28 तारीख यानी कि कल आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण से शुरू होगी। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कल 11 बजे तय किया गया है
और 29 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और 1 तारीख जो तय किया गया है नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने के बाद 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। और ये बजट सेशन का पहला पार्ट राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उस पर चर्चा होगी। फिर उसके बाद बजट पे दोनों सदन में चर्चा होगा। हम लोगों ने सारा मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया है कि सब पार्टी सहयोग करें और हमारे संसद को सुचारू रूप से चलाने में सब योगदान करें। अलग अलग इश्यूज पे मत आया है। हमने कहा है कि पार्लियामेंट में हर विषय पे चर्चा अलग अलग नियम के मुताबिक होते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उसमें बहुत सारे मुद्दे मेंबर्स रख सकते हैं। अधिकारी थे, फ्लोर लीडर्स। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सीकर जिले के रिंगस उपखंड क्षेत्र के कोटड़ी दायलान गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। दरअसल पंचायत भवन के सामने स्थित एक खेत में भ्रूण मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, प्रत्यक्षदर्शी यानी जिन्होंने अपनी आंखों से यह सब देखा, उन्होंने कहा कि आवारा कुत्ते जो है भ्रूण का आधा हिस्सा वो नोच चुके थे और प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया जो बच्चा था वो 7 से 8 महीने का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना देने वाले एडवोकेट कैलाश चंद हायल की शिकायत पर रिंगस पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद भ्रूण को राजकीय उप जिला अस्पताल रिंगस ले जाया गया, जहां आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी की गई और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। ये भ्रूण किसने और किन परिस्थितियों में यहां फेंका, इसे लेकर आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ की जा रही है। सूचना मिली कि ग्राम पंचायत के सामने खेत में एक नवजात भ्रूण गिरा हुआ है, जिसको कुत्ते आधा हिस्सा जिसका कुत्ते खा गए। इस सूचना मिलने पर मैं वहाँ पे मौके पर पहुँचा। मौके पर पहुँचकर मैंने देखा तो वहाँ पे एक भ्रूण था, जिसके मतलब 6-7-8 महीने के लगभग आधा शरीर इसका वहाँ पे खेत में गिरा हुआ था। वहाँ देखने के बाद में मैंने पुलिस को सूचना किया। पुलिस मौके पर आई और पुलिस के साथ में फिर हम उस हॉस्पिटल में लेकर के आए हैं। सर, आपके द्वारा मामला दर्ज करा है? मेरे द्वारा इस प्रकरण को लेकर के FIR अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज करवाई गई है। सूचना मिली कि ग्राम पंचायत के सामने खेत में एक नवजात भ्रूण गिरा हुआ है, जिसको आधा हिस्सा जिसका कुत्ते खा गए। इस सूचना तो दक्षिण गोवा के विलियम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 में हिस्सा लिया। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इंडिया एनर्जी वीक 2026 में देश विदेश से आए प्रतिनिधियों ने, विशेषज्ञ और नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, टिकाऊ विकास और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों का मंथन करना रहा और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंच से गोवा में ऊर्जा के क्षेत्र में हो रही प्रयासों और संभावनाओं को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे मंच भारत को वैश्विक ऊर्जा संवाद में मजबूत भूमिका निभाने का अवसर देते हैं। इंडिया एनर्जी वीक जैसे आयोजन से न सिर्फ निवेश के नए रास्ते खुलते हैं, बल्कि राज्यों को भी अपनी क्षमताएं दुनिया के सामने रखने का एक मौका मिलता है। कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा से जुड़े नवाचार और भविष्य की योजनाओं पर विशेष फोकस रहा। तो अगली खबर धौलपुर से है, जहां देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के आह्वान के तहत बैंक कर्मचारियों की हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी रही। मंगलवार को जिले की सभी शाखाओं में बैंक पूरी तरह बंद रहे, जिससे आम लोगों को रोजमर्रा की बैंकिंग गतिविधियों पर असर पड़ा। कैश लेन देन, चेक क्लियरेंस, जमा निकासी और अन्य जरूरी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई, जिससे ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हड़ताल में शामिल कर्मचारियों ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रशासन, बैंक प्रबंधन से उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की अपील की। इस दौरान बैंक शाखाओं के बाहर लंबी कतारें लगी रही और लोगों में नाराजगी देखने को मिली। प्रशासन ने नागरिकों से संयम रहने और
संयम रखने और आवश्यक लेन देन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने की सलाह दी। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 27 जनवरी की सुबह से लेकर 28 जनवरी की सुबह तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और वैसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जो जताई गई थी वो अब साफ तौर पर होती हुई दिखाई दे रही है। विशेष रूप से उत्तरकाशी और चमोली के कई पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। मैदानी क्षेत्रों में देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में दोपहर तक बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है और मौसम विभाग ने चेताया कि तेज हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और पहाड़ी इलाकों में यात्रा से पहले मौसम अपडेट लेने की सलाह दी गई। इसके अलावा अगले 2-3 दिनों तक रुक रुक कर मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। 30 और 31 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा जिससे हल्का और मध्यम बारिश यानी 2800 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। आज के लिए 27 तारीख के लिए जो हमारा जो है मॉर्निंग से शुरू होता है अगले 28 तारीख की मॉर्निंग तक के लिए हमने लगभग उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। बर्फबारी और जो है हैवी जो है रेनफॉल के मद्देनजर तो इसमें हमारे को ऐसा आशंका बन रहा था कि ये हमारी एक एक्टिविटी रात में शुरू हो जाएगी, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा स्टेगनेंट हो गया रात में, तो रात में सिस्टम नहीं आया। लेकिन अभी जो है जैसे कि हमें अभी भी खबर मिली है कि पहाड़ी जनपदों में जो है खासतौर से उत्तरकाशी वाले एरिया में और चमोली के एरिया में हमारे को जो है पहाड़ी कुछ जगहों पे बारिश और बर्फबारी देखने को शुरू हो गई है। और मैदानी इलाकों में जहाँ तक उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार वाले जनपद है उसको हमारे को आफ्टरनून तक ये एक्टिविटी देखने को मिल सकती है जहाँ पे बारिश की संभावना बनी हुई है। तो ये एक्टिविटी हमको आज जो है अगले दिन कल जो है 10-11 बजे तक ऐसा बन रहा है कि 11-12 बजे तक एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में खत्म हो जाएगा और फिर हल्का फुल्का जो बारिश और स्नोफॉल है वो हायर रीचेस पे ही देखने को मिल सकता है। तो ये एक्टिविटी हमारे को ऐसा उम्मीद बन रहा है कि अगले 2-3 दिन तक देखने को मिल सकती है। उसके बाद 30-31 तारीख में एक और पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, उसका असर हमारे यहाँ 1 और 2 तारीख को देखने को मिल सकता है। उसमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और हायर रीचेस में जो है हमारे को 2800 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, लेकिन उतना एक्टिविटी नहीं होगा, इतना इंटेंस एक्टिविटी नहीं होगा जैसे कि पिछले 23 तारीख में हमारे को देखने को मिला था। तो ये एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। आज के लिए 27 तारीख के लिए जो वहीं हरिद्वार में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत कराए जा रहे विवाह रजिस्ट्रेशन में जिले ने पूरे राज्य में अग्रणी स्थिति बनाई हुई है। यूसीसी दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने इस काम में लगी टीम को विशेष रूप से सम्मानित किया। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और स्वयं सहायता समूह के उन सदस्यों को सम्मानित किया जिन्होंने यूसीसी के काम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया। हरिद्वार जिले में अब तक यूसीसी के तहत 1 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और लोगों से अपील की कि वो जल्द से जल्द यूसीसी के तहत अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। देखिए, समान नागरिक संहिता का जो कानून राज्य सरकार में 1 साल पूर्व लागू किया गया था, उसको आज पहली वर्षगांठ पर जनपद मुख्यालय पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जिन अधिकारियों के द्वारा और जिन प्रतिनिधियों के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है, जिन गांव में सैचुरेशन हो गया है तथा सबसे ज्यादा जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है उनको पुरस्कृत किया गया है। इसके अतिरिक्त जगह जगह जो हमारे अवेयरनेस कैंप्स रन किए गए थे, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, उसके रिजल्ट ये आया है कि हरिद्वार जनपद के द्वारा सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन पूरे राज्य में किए गए हैं और आज राज्य सरकार द्वारा भी मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हरिद्वार जनपद के अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। नागरिक संहिता को इस राज्य में लागू हुए आज 1 वर्ष पूरा हुआ। इस 1 वर्ष में हमने सफलतापूर्वक इस कानून के अंतर्गत जो भी काम करने थे वो किए हैं और आज इस कानून के अंतर्गत सब लोग अपने आप को एक समान रूप से महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास राज्य में किया गया था कि यूसीसी लागू होने के बाद लोगों में विभिन्न प्रकार की असमानता होगी,
कहीं वो समानता नजर नहीं आई। लोग बढ़ चढ़कर, चाहे वो विभाग के रजिस्ट्रेशन हो या अन्य प्रकार के इसके जो पहलू हैं, वो सब लोग बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें हरिद्वार जिले का पहला नंबर आया है। पर हमारे साथ हमारी सहयोगी अर्चना हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्चना, जिस तरीके से यूसीसी रजिस्ट्रेशन से ये कहा जा रहा है भाई जिसका विवाह का रजिस्ट्रेशन है वो करवा ले, क्या कुछ ये पूरी खबर है और किनको किनको सम्मानित किया गया, क्यों किया गया, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, हम बता दें आपको कि यूसीसी दिवस आज मनाया गया, जिसपे डीएम जो हमारे यहाँ के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित है, उन्होंने सबको बधाई भी दी और उन्होंने अपनी टीम को भी बधाई का पात्र समझा और उनके लिए भी कहा कि इन लोगों ने, टीम ने बहुत मजबूती से काम किया, क्योंकि हरिद्वार के राज्य का पहला स्थान बन जाएगा। 1 लाख से भी अधिक विवाह रजिस्ट्रेशन आज हुआ। जहां तक देखा जाए शिवम की कानूनी सुरक्षा की दिशा ये बढ़ावा दे रहा है कि इससे लोगों की जैसे तलाक वगैरह जो होते थे उस पे भी एक ये यूसीसी लागू हुआ है। तो इसके बाद काफी हद तक ये लोगों के जो व्यवहार चेंज हो जाते हैं शादी के बाद, महिलाएं दर बदर भटकती हैं, इससे काफी हद तक उनको नाम मिलेगा। जी अर्चना, जब मुझे याद है जब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र तक हुआ था उसके बाद ही हंगामा हो गया था कि नहीं, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू हो सकता है, तमाम तरीके की सभ्यताएं हैं, धर्म है, सबकी अपनी अपनी परंपरा है और सबको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि अपना अपना धर्म अपने अपने तरीके से फॉलो करें। लेकिन आज वही यूसीसी रामबाण साबित हो रहा है और 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी पूरा हो चुका है। तो क्या ये सरकार की या ये जो प्रशासन के लोग हैं जिन्होंने इंप्लीमेंट किया जमीन पर जाकर इस पूरे कानून को, इस पूरे नियम को लागू किया और वहां पर जाकर उसका बाकायदा निगरानी किया, तो क्या आज पीठ नहीं थपथपाना चाहिए उन प्रशासन के लोगों का, उस सरकार का जिसके अंदर ये इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया और उसको 100% जमीन पर उतारता हुआ वो दिखाई भी दे रहा है। जी बिल्कुल शिवम, ये बात बिल्कुल सही है कि आज उनकी पीठ थपथपाने वाला कार्य भी है और साबित भी हो रहा है। जैसा कि आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों द्वारा भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और सहायता समूह के सदस्य जितने भी थे उनका यही सम्मान भी बढ़ाया गया, सम्मान भी किया गया और यहीं पे मंच के द्वारा भी जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि हमें गर्व है ऐसे कार्यकर्ताओं पर। जी अर्चना, जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाना, फिर संसद में बहस होना और इसके बाद तमाम तरीके का चीजों का होना और इसके बाद फिर उसका एक नया प्रारूप दे देना, लेकिन अंततोगत्वा सारी लड़ाई, सारा दारोमदार उन अधिकारियों के, प्रशासनिक अधिकारियों के कंधों पर होता है कि उसे जमीन पर कैसे उतारा जाए, कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। अब जब ये सब कुछ हो चुका तो मैं देख रहा हूं कि इसमें जितने अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें नौजवान भी हैं, उसमें तमाम सीनियर अधिकारी भी हैं। यानी कि साफ तौर पर यह दिखाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जमीन पर उतारने के पीछे जो मंशा थी वो बिल्कुल एकदम मतलब नीति और नियत दोनों स्पष्ट था। उसी की एक जीती जागती तस्वीर हमें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रही। जी बिल्कुल शिवम, आपको बताना चाहूंगी, अगर देखा जाए जैसे कि अधिकारियों का और जितने समूह के लोग और जितने जनप्रतिनिधि थे, आज ये इन लोगों की टीम वर्क दिखाई दे रही है और ये बधाई के पात्र भी हैं। देखा जाए यहीं पर यूसीसी के तहत विवाह रजिस्ट्रेशन जो कराए गए कि जो कि कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और यही देखते हुए आज ये धन्यवाद के पात्र भी हैं और बधाई इनकी पीठ जरूर थपथपानी चाहिए, क्योंकि आज ये जमीन पर ये दिखाई दे रहा है कि यूसीसी जब लागू किया है इसके लिए पहले कितना सांसद से लेके राज्य से लेके केंद्र तक कितनी चर्चाओं का विषय बना हुआ था। जी शिवम। नहीं बिल्कुल अर्चना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यूसीसी रजिस्ट्रेशन में हरिद्वार सबसे अग्रणी रहा और इसके लिए तमाम पदाधिकारी अधिकारियों को सम्मानित किया गया और यह दिखाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस नीति और जिस नियत के साथ लाया गया था वो जमीन पर उतनी ही साफगोई से वो जो है इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर बैंक कर्मचारी मंगलवार को सामूहिक हड़ताल पर रहे। रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित एसबीआई शाखा के बाहर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। बैंक कर्मियों ने बताया कि लंबे समय से उनकी ये मांग अनसुनी की जा रही है। इसके अलावा पिछले कुछ समय से बैंक कार्य 2 घंटे बढ़ा दिए गए और जिससे बैंक कर्मी मानसिक रूप से प्रभावित हो गए। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार समय रहते इस पर ध्यान नहीं देती या हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती तो जो यह हड़ताल है वो और व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। वर्तमान में इस हड़ताल में कुल लगभग 19 यूनियन बैंक कर्मी शामिल। जो मांग है प्रमुख है वो 5 दिवसीय बैंकिंग के लिए है, जो हमारी यूनियन और बैंक मैनेजमेंट के बीच में समझौता होकर सरकार के लिए भेज दिया गया है। सरकार ने अभी अप्रूवल में 2 साल से ज़्यादा टाइम लगा दिया है, अभी तक हमारी 5 डे बैंकिंग की बात को माना नहीं है। इसके लिए हमने ये हड़ताल कर रहे हैं। ये हड़ताल करना हमारा कोई शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी कारण हम हड़ताल कर रहे हैं और इसके लिए हम प्रतिदिन 40 मिनट भी बढ़ा दिया गया है। तो वो भी हमारे यूनियन और बैंक मैनेजमेंट के बीच में समझौता हो चुका है कि ये 40 मिनट बढ़ जाएगी तो कस्टमर को कोई लॉस नहीं होगा। और हमारी जो मांग 5 दिवसीय बैंकिंग इसलिए है कि हमें परिवार को भी टाइम दे सके, वर्क लाइफ का बैलेंस भी बना रखे। जो मांग है प्रमुख है वो भरतपुर जिले के बयाना उपखंड और आसपास के इलाकों में मंगलवार सुबह मौसम ने अचानक करवट बदला और तेज मेघ गर्जन यानी बादल के गर्जने के साथ साथ रुक रुक कर बारिश भी देखने को मिली। साथ ही तेज हवाएं भी चली। बारिश के चलते क्षेत्र में ठंड का जो स्तर है लेवल है वो बढ़ गया और जिससे लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। मौसम में आए इस बदलाव से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ। इस बारिश से लेकर किसानों में खासा उत्साह देखने को मिला। किसानों का कहना है कि बारिश से खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे गेहूं, सरसों और रबी की फसलों को फायदा मिलेगा। फसलों की पैदावार जो है वो बेहतर होने और उत्पादन जो क्षमता है वो बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बदलते मौसम और बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। तो बरेली में निलंबन के बाद पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री प्रशासन के खिलाफ खुलकर अब सड़क पर उतर आए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के 1 दिन बाद निलंबित किए गए अलंकार अग्निहोत्री मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और परिसर के बाहर धरना देकर नारेबाजी की और कुछ समय के लिए हालात तनावपूर्ण भी हो गए। 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ सुनियोजित साजिश के तहत कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि जब वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटे तो देर रात उन्हें निलंबित कर दिया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने साफ किया कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारी कार्यालय का मुख्य गेट बंद रहा और जिसके बाद वो जमीन पर बैठ गए। प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल तैनात रहा और जिला प्रशासन ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कार्रवाई को नियमानुसार बताया। तो बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। दरअसल ये बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त केसर से डिबाई लौट रहे थे और बाइक के आगे अचानक एक आवारा पशु के लीजिए वो आ गया और नियंत्रण खोने से बाइक जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत डीवाई सीएचसी पहुंचाया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अलीगढ़ मेडिकल पहुंचने पर डॉक्टरों ने अरुण और गौतम जिनकी उम्र 24 और 23 साल है उनको मृत घोषित कर दिया और इस हादसे में मृतकों के परिवार में भारी शोक है और पूरे इलाके में मातम का माहौल। सड़क हादसा हुआ और
तो दिल्ली और एनसीआर में आज 27 जनवरी 2026 को मौसम ने अचानक 360 डिग्री करवट ले लिया। सुबह से कई इलाकों में बारिश और बादल गरजने और फिर बिजली कड़क रही है। और भारतीय मौसम विभाग ने गुरुग्राम सहित पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। आज अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम में ठंडक बढ़ने से लोगों को जो है सर्दी का एहसास फिर से होना शुरू हो गया है। बारिश के बावजूद वायु गुणवत्ता सूचकांक कई इलाकों में खराब यानी बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि आने वाले घंटों में इसमें सुधार की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज रात तक हल्की बारिश रुक रुक कर हो सकती है, जबकि 28 जनवरी को भी बादल छाए रहने के पूरे आसार हैं। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।